ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 को, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। और आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ यूज। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 7.1 अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ यूज आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ यूज की, फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, फिर बात करेंगे इसके जो कॉमन क्लॉसेज हैं या फिर कंडीशंस हैं उनकी बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे लीगल रेमिफिकेशन, एथिकल कंसिडरेशन और लास्ट में पर्सनल राइट्स की भी बात करेंगे। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं हम टर्म्स ऑफ यूज की। टर्म्स ऑफ यूज को हम टर्म्स एंड कंडीशन या फिर टर्म्स ऑफ सर्विस भी बोलते हैं। अब ये होती क्या है, ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है, एक लीगल मुआहदा होता है जो आउटलाइन करता है कि भाई कोई भी अगर आपने सर्विस ली है या फिर आपने कोई प्रोडक्ट ली है कि तो उसको यूज किस तरह से करना है। ठीक है, अगर मैं इसको आम से एग्जांपल दूं तो मान लो आप कॉलेज में पढ़ने गए हो। अब कॉलेज की भी टर्म्स ऑफ यूज होती है कि भाई आपने टाइमिंग को फॉलो करना है, टाइम पे कॉलेज में आना है, ठीक है, और टाइम पे ही जाना है। उसके बाद किसी भी कॉलेज की प्रॉपर्टी को, जैसे चेयर्स हो गई, डेस्क हो गया, ठीक है, फैन हो गए, किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, और इसी तरह अदर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो ये सारी चीजें क्या है, टर्म्स ऑफ यूज ही है कॉलेज की। तो इसी तरह अगर आप किसी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसा कि फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, तो इनकी भी टर्म्स ऑफ यूज होती हैं। अगर आपने गौर किया होगा जब आप इंस्टॉल करते हो ना इनको, तो इस तरह के कुछ पेजेस आपको नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर गौर नहीं करने, हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट दबा के और आगे जाना होता है। तो ये बेसिकली वही टर्म्स ऑफ यूज होती हैं जो आपको इस बात के ऊपर एग्री करना होता है कि भाई कोई भी हार्मफुल कंटेंट यानी हेट स्पीच, आप लोगों में नफरत फैलाने वाली चीजें अपलोड नहीं कर सकते, या फिर ऐसी चीजें जो कानून के मुताबिक नहीं, यानी इलीगल कंटेंट को भी आप अपलोड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली टर्म्स ऑफ यूज ही हैं। तो टर्म्स ऑफ यूज सेट बाय प्रोवाइडर। अब इनको सेट कौन करता है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कौन है, जिसने फेसबुक बनाई है तो वही इसको सेट करेगा, तो वही इसका प्रोवाइडर कहलाएगा, ठीक है। एंड मस्ट बी एग्रीड अपॉन बाय यूजर। अब जिसने इसको यूज करना है, यानी हम जो लोग हैं, हमें उनके ऊपर लाजमी तौर पे एग्री करना होगा अगर आपने फेसबुक को या इंस्टाग्राम को यूज करना है। अगर आप यहां से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू नहीं करते तो ये आपकी ऐप आगे नहीं बढ़ेगी, आपको लाजमी तौर पे इसके ऊपर एग्री करना पड़ेगा। अब इसका मकसद क्या होता है, द मेन पर्पस इज टू एस्टेब्लिश फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशन बिटवीन प्रोवाइडर एंड यूजर, के यूजर और प्रोवाइडर के दरमियान एक ट्रांसपेरेंट और फेयर रिलेशन बने। ट्रांसपेरेंट और फेयर का क्या मतलब है, अब जिस तरह के ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, ये आपने एक्सेप्ट कर दी, बाद में आप मान लो आपने हार्मफुल कोई कंटेंट अपलोड कर दिया, तो फेसबुक वाले क्या करेंगे, आपके अकाउंट को डिलीट कर देंगे। तो आप उनसे शिकायत करोगे कि भाई मेरा अकाउंट क्यों डिलीट किया गया है, तो वो बोलेंगे कि भाई आप जो के सामने हमने कंडीशन रखी थी ट्रांसपेरेंट के, भाई कोई छुप छुपा के तो नहीं किया हमने ये काम, आपको बोला था कि भाई आप इस बात के ऊपर एग्री कर रहे हो, आपने तब तो पढ़ा नहीं, तब तो आपने फौरन एक्सेप्ट कर दिया। तो जब आपने खिलाफ वर्जी की, कोई हार्मफुल कंटेंट अपलोड किया, तो हमने पहले ही बोला था कि भाई हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो डिलीट कर दिया। तो उसने अपनी तरफ से तो फेयर डिसीजन ही लिया ना, क्योंकि उसने तो ट्रांसपेरेंट जो भी एक कंडीशन थी आपसे, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि भाई ढकी छुपी बात नहीं थी, आपके सामने ही था, आपने सब कुछ पढ़ के इसको एक्सेप्ट करना था। लेकिन क्योंकि हम पढ़ते नहीं है तो इस वजह से बाद में हम शिकायतें करते हैं, ठीक है। इंश्योरिंग दैट बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है, ताकि यकीनी बना सके कि भाई दोनों पार्टीज के हकूक क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को यूज करने की, ठीक है। टर्म्स ऑफ यूज की एक और एग्जांपल आपके जीमेल भी है। जब आप जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाते हो तो आप यहाँ पे एग्री करते हो, जिस पे लिखा होता है कि भाई किस तरह से आपने ईमेल को यूज करना है और किन किन चीजों को आप ईमेल के ऊपर शेयर कर सकते हो और किस तरह से गूगल आपके पर्सनल डेटा को हैंडल करेगा। एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो है ई कॉमर्स ऐप की, कि भाई किस तरह से आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप किस पेमेंट मेथड का यूज करोगे, अगर आपने कोई चीज खरीद ली है उसको वापस करना है तो उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, फिर किस तरह से आपको वो चीज डिलीवर की जाएगी। तो ये सारी की सारी किस्में राइट डाउन की होती हैं टर्म्स ऑफ यूज में, ठीक है, जो इस तरह से आपको एक पेज नजर आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ यूज की, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स। टर्म्स ऑफ यूज प्रोटेक्ट यूजर, यूजर को प्रोटेक्ट करती हैं, यूजर की हिफाजत करती हैं बाय डिफाइनिंग देयर राइट्स, उसके राइट्स को डिफाइन करके। अब वो राइट्स में क्या क्या शामिल है, जैसा कि राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू रिसीव सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस,
राइट टू सीक रीड्रेस और इफ थिंग गो रॉन्ग। अब इस बात का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल में। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल है, अब यहाँ पे पेशेंट आते हैं। राइट टू प्राइवेसी क्या होगा इस हॉस्पिटल में कि भाई जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसे सेव रखा जाएगा, यानी कॉन्फिडेंस रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा उसे जो भी बीमारी है। ठीक है, उसके बाद राइट टू रिसीव सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस के भाई उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा हॉस्पिटल में क्लासेस बनी होती हैं, तो उस हिसाब से जितने आप पैसे दोगे उस हिसाब से आपकी देखभाल की जाएगी। ठीक है, उसके बाद राइट टू सीक रीड्रेस इफ थिंग गो रॉन्ग। अब मान लो हॉस्पिटल में आपका जो इलाज वो ठीक तरह से नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें तो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप क्या करता है कि भाई आपकी जो चैट है, दो पर्सन के दरमियान में जो चैट हुई है वो सेव रहेगी, हम उसे किसी के सामने नहीं दिखाएंगे। दूसरे नंबर पे उसकी फिर राइट टू रिसीव सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस क्या होगी कि भाई हम प्रॉमिस करते हैं इस बात का कि भाई जो भी मैसेज हम आप एक दूसरे को सेंड करोगे वो बीच में चोरी नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ आप दोनों के दरमियान ही रहेगा। ठीक है, और अगर कोई ना कोई व्हाट्सएप गड़बड़ करता है तो आपको इस बात की इजाजत दी जाती है कि आप क्या करो, उसकी कंप्लेन कर दो। ठीक है, इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें तो फूड पांडा की आपकी बुक में दी गई है कि भाई व्हाट हैपन इफ योर ऑर्डर इज इनकरेक्ट, कि अगर आप ऑर्डर करेक्ट करते हो तो फिर वो क्या एक्शन लेंगे, और अगर तो आपका जो डिलीवरी है वो डिले हो जाती है, फूड पांडा वाले फूड ही तो डिलीवर करते हैं ना, अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा सके आपको फूड तो फिर क्या चार्जेस होंगे। अक्सर होता है ना कि अगर आपकी फूड टाइम पे नहीं पहुंची तो आपको फ्री डिलीवरी देते हैं। तो उन्होंने ये सारा कुछ किस में लिखा होता है, टर्म्स ऑफ यूज में लिखा होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि भाई कोई भी ढकी छुपी बात वो नहीं करेंगे, जो भी होगा उन्होंने वो टर्म्स ऑफ यूज के अंदर लिखा होगा। अबाउट व्हाट यूजर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए सर्विस, कि भाई क्या वो यूजर जो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को यूज कर रहा है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या वो हमसे उम्मीदें लगा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी सिंपल से एग्जांपल दूं तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको वहां पे मेन्यू दिया जाता है। वो मेन्यू क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि भाई उनके पास कौन कौन से फूड अवेलेबल हैं। ठीक है, उनकी प्राइसेस मेंशन होती हैं और वो क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों से फायदा क्या होता है कि भाई जो भी कंफ्यूजन है आपकी वो इनसे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, they explain what the service provider will deliver under what condition and what action are not permitted। अब इस बात का क्या मतलब है, अब हम इसी मेन्यू की एग्जांपल ले लेते हैं। इस मेन्यू में हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई जो रेस्टोरेंट है वो क्या क्या आपको प्रोवाइड करेगा, क्या क्या आपको डिलीवर करेगा, अंडर व्हाट कंडीशन, कि भाई उनकी प्राइसेस मेंशन है और उन्होंने मेन्यू बनाया हुआ है कि भाई जो ब्रेकफास्ट में आपको ये फूड मिलेगा। ठीक है, मान लो ये जो मेन्यू का हिस्सा है वो लंच के लिए है और ये जो मेन्यू का हिस्सा है वो डिनर के लिए। तो उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि भाई ब्रेकफास्ट में ये मिल सकता है, अगर आप इसको लंच में ऑफर करोगे तो भाई कहेगा कि भाई ये अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या थी कि भाई ब्रेकफास्ट में ही मिलेगा, सुबह के टाइम ही आपको मिलेगा। एंड व्हाट एक्शन नॉट परमिटेड, अब इस बात का क्या मतलब, मान लो आपने ऐसी कोई चीज ऑर्डर कर दी जो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो वो बोलेगा भाई पागल हो आप, मैंने क्लियरली इस मेन्यू के अंदर बताया कि भाई मैं क्या क्या चीजें सर्व करता हूं अपने रेस्टोरेंट के अंदर। ठीक है, दिस प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प यूजर कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, अब ये किस चीज में मदद करता है, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी के सारी इस मेन्यू के जरिए दूर हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें जो आपकी बुक में भी गिवन है, जो भी आपकी ऑनलाइन सर्विसेज की बैंकिंग है तो वो आपको बता देंगे कि भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कितनी है, कि भाई आप एक दिन में 50,000 सिर्फ सेंड कर सकते हो या लाख कर सकते हो, तो वो बता दी जाती है इन टर्म्स ऑफ यूज में। उसके बाद ट्रांजैक्शन फी, एक ट्रांजैक्शन की फी भाई हम 500 काटेंगे, 600 कट करेंगे, वो भी आपको बता देती है। तो इससे सारा कुछ क्या हो रहा है कि भाई जो जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये ना हो कि भाई वो आपने कोई ट्रांजैक्शन की है वो उन्होंने 50 रुपए काट लिए, आप बाद में ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई आपने गलत किया है। नहीं, क्यों, क्योंकि आपको उन्होंने बताया था, जब आपने टर्म्स ऑफ यूज को एग्री किया था उन्होंने वहां पे राइट डाउन किया हुआ था, आपने नहीं पढ़ा तो आपकी ये गलती थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लीगल सेफगार्ड फॉर बिजनेसेस। टर्म्स ऑफ यूज एक्ट एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ द सर्विसेज। अब ये क्या करता है, बिजनेसेस के लिए एक सेफगार्ड का काम करता है अगर आप उसकी सर्विस को या उसके प्रोडक्ट का गलत यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से यूट्यूब है, अब यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब ने बोला हुआ है कि कोई भी आप हेट स्पीच वगैरह यानी हार्मफुल कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते,
कोई भी इलीगल कंटेंट आप अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी वीडियोस में खून वगैरह नहीं दिखा सकते, जंग नहीं दिखा सकते, तो ये उसने बोला हुआ है। लेकिन अगर मैं अपलोड कर देता हूँ ये सारी चीजें और यूट्यूब मेरा अकाउंट क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, बैन कर देता है, तो अब मैं अगर उसके ऊपर केस करूं या मैं पूछूं कि भाई ये आपने क्यों किया है, तो मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म्स ऑफ यूज के अंदर लिखा हुआ है आपने ये काम नहीं करने। तो फिर यूट्यूब वाले के लिए क्या कर रही है, एक लीगल सेफ गार्ड का काम कर रही है ये टर्म्स ऑफ यूज, ठीक है। दे सेट बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम पोटेंशियल लीगल इश्यूज कास्ड बाय यूजर नॉट एडहेरिंग द रूल। जब यूजर रूल्स को फॉलो नहीं करता उसके बाद कंपनी के ऊपर केस कर देता है, तो फिर ये जो टर्म्स ऑफ यूज हैं वो लीगल सेफ गार्ड की तरह काम आती हैं किसी भी कंपनी को। एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है कि भाई कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जैसा कि डीजे स्किल हो गया है, फिर यूडमी हो गया, यूडमी पाकिस्तानी नहीं है लेकिन ये पाकिस्तानी है, तो ये क्या करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हो, यहाँ पे कोर्सेज पड़े होते हैं। तो इनकी जो टर्म्स ऑफ यूज हैं वो प्रोहिबिटेड करती हैं कि भाई मना करती हैं कि आप हमारे कंटेंट को, हमारे लेक्चर्स को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते विदाउट आवर परमिशन, हमारी परमिशन के बगैर। अगर आपने शेयर करने हैं तो हमारी परमिशन लाजमी है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप इसको किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी क्या कर रही है उस कंपनी के लिए, या ये जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके लिए ये क्या टर्म्स ऑफ यूज क्या प्रोवाइड कर रही है, लीगल सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉमन क्लॉसेज एंड कंडीशंस की। तो टर्म्स ऑफ यूज में कुछ कॉमन क्लॉसेज एंड कंडीशंस हैं जो डिजाइन किए जाते हैं ताकि दोनों की हिफाजत की जा सके, एक प्रोवाइडर की और दूसरे यूजर की। अब उनमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यूजर ऑब्लिगेशन, यानी यूजर्स की जो जिम्मेदारियां हैं। दीज क्लॉसेज आउटलाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूजर, यानी यूजर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, यूजर से क्या उम्मीद की जाती है, वो यहाँ पे राइट डाउन किया होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं तो मान लो ये हमारी एक क्लासरूम है, अब इसमें जो स्टूडेंट है वो यूजर होता है और प्रोवाइडर यहाँ पे जो हमारा टीचर है वो होता है। अब इस क्लासरूम में यूजर से यानी स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो क्या करे, रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करे, जो उसे असाइनमेंट मिले, काम मिले, उसे कंप्लीट करके आए, टीचर्स की और दूसरे स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। तो ये क्या है, यूजर ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अगर इसी तरह एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो है एक उबर करीम की, ठीक है, जिसमें क्या है कि यूजर प्रोवाइड ए वैलिड फोन नंबर, यूजर की जिम्मेदारी है कि भाई वो वैलिड फोन नंबर को प्रोवाइड करे, ठीक है। ऐसे ना हो गलत नंबर दे दे, बाद में वो आपको फोन करे, आप तो आपका फोन क्योंकि आपका गलत है तो आपके पास पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मना किया गया प्रोहिबिटेड मिस यूज ऑफ सर्विसेज फॉर नॉन ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, ठीक है। आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए वो कह रहे हैं कि भाई हमारी इसको यूज करो, ये ना हो कि भाई आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, वहां पे जाके उसको रोक लिया कि भाई हम शॉपिंग करके आते हैं, 5 घंटे बाद 2 घंटे बाद तो हमें वापस लेते जाना, नहीं, इस तरह के नहीं। ट्रांसपोर्ट का काम क्या है, आपको पिक किया और जहां पे आपने जाना वहां पे ड्रॉप किया और आगे चला गया, ठीक है। तो यूजर की जिम्मेदारी है कि नॉन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज ना किया जाए, वैलिड फोन नंबर प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी, यानी जिम्मेदारियों की हद। दीज क्लॉसेस लिमिट द सर्विस प्रोवाइडर लाइबिलिटी इफ थिंग गो रॉन्ग। अब इस बात का क्या मतलब है, अब मान लो कोई भी पार्किंग एरिया है, आपने वहां पे कार पार्क कर दी, तो अब जो उसका ओनर है, जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर मतलब जो उस पार्किंग का ओनर है, अगर आपकी गाड़ी को वहां पे कुछ नुकसान हो जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर चोरी होती है तो वो तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मान लो किसी और ने आपकी गाड़ी को वहां पे ठोक दिया, आपका इशारा टूट गया, तो वो उसकी लिमिट में नहीं है, वो कहेगा कि इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अपने रिस्क के ऊपर आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करो, मैं कैमरे के जरिए आपको दिखा तो दूंगा कि भाई किस तरह से ये लगी है, किस तरह से इसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसका जुर्माना भरना या उसके पैसे देना वो मेरी लिमिट में नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी, यानी उसकी जिम्मेदारियों की एक हद है, ठीक है, हर काम का वो जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह मान लो कोई भी आपकी ऑनलाइन बैंकिंग की ऐप है, अब उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी थी, तो मान लो उन्होंने इसको कुछ देर के लिए बंद कर दिया, अब उन्होंने बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, तो मान लो जितनी देर आपने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो आपको कोई नुकसान हो रहा है पैसे ना ट्रांसफर करने की वजह से, तो उसकी भी जिम्मेदारी इस ऐप की नहीं होगी, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी है कि भाई मुझे इसमें कुछ काम है तो इस वजह से मैंने इस वक्त सर्विस बंद की, अक्सर हो जाती है सर्विसेज बंद, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेसी एंड डेटा यूज। प्राइवेसी क्लॉज एक्सप्लेन हाउ ए कंपनी विल कलेक्ट, यूज एंड प्रोटेक्ट यूजर डेटा। अब मान लो कोई भी एक बैंक है, अब जो बैंक है आपके डेटा को किस तरह से कलेक्ट करेगा। आप अक्सर बैंक में जाते हो ना, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसमें आप अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर और मल्टीपल चीजें आप उसमें एंटर करते हो। तो वो क्या कर रहे हैं, आपके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर वो यूज किस लिए करेगा, ताकि आपके अकाउंट को मैनेज कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट यूजर डेटा। अब जो भी आपने डेटा उसको दिया है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो व्हाट्सएप की है। तो व्हाट्सएप क्या करता है, आपके डेटा को लेता होता है, ठीक है। आप देते हो ना कि भाई ये मेरा नेम है, ये मेरा फोन नंबर है, तो सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है। फिर वो किस लिए यूज करता है आपके उसको, ताकि वो आप एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सको, आप कनेक्ट हो सको व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपका डेटा है, मैसेजिंग हो गई, आपका जो भी डेटा आपने प्रोवाइड किया, आपने किसी को पिक्चर सेंड की, वो सारा का सारा क्या होता है, व्हाट्सएप के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। यही उसका प्राइवेसी क्लॉज होता है कि भाई आपके डेटा की प्राइवेसी होगी, प्रोटेक्ट किया जाएगा, हिफाजत की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दीज क्लॉजेस प्रोटेक्ट द कंटेंट ओन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अब जिस तरह से एक यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मेरे चैनल से अपलोड की गई है, तो ये मेरी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर और कोई यूट्यूब चैनल यहाँ पे वीडियो, इसी वीडियो को डाउनलोड के अगर अपलोड करता है तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो और कोई करेगा तो यूट्यूब उसके चैनल को बैन कर देगा, उसे स्ट्राइक भेजेगा कि भाई इसे अपने चैनल से हटाओ, क्योंकि ये किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी कंपनी का लोगो है या किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है या और कोई मटेरियल है, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये उसकी हिफाजत करता है। एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो है मीडिया चैनल की। मान लो जिस तरह से जियो न्यूज एक मीडिया चैनल है, इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, ठीक है। अब उस आर्टिकल को कॉपी करके कोई भी जो अदर चैनल्स हैं वो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ना इसका मिसयूज कर सकते हैं बगैर परमिशन के, ठीक है। अगर उन्हें कॉपी करने की या डिस्ट्रीब्यूट करने की या शेयर करने की इजाजत मिल जाती है देन तो ओके, अगर नहीं मिलती तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसकी, इस जियो न्यूज चैनल की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। दिस क्लॉज एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच प्रोवाइडर कैन टर्मिनेट यूजर एक्सेस टू द सर्विस। यानी कि जो प्रोवाइडर है जिसने वो सर्विस प्रोवाइड की है, वो यूजर की जो सर्विस है उसको टर्मिनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये क्या है, हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया। अब ये क्या के बोलते हैं कि भाई आपने हेट स्पीच जो को कंटेंट है उसको अपलोड नहीं करता, तो अब क्या करते हो, आप उसको अपलोड कर देते हो। तो अब इनके पास राइट है कि वो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कर सकते हैं, यानी आपके अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो तब भी अपने ये आपके अकाउंट को बैन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये किस में सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। यानी अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लीगल रेमिफिकेशन की, एथिकल कंसिडरेशन की एंड पर्सनल लाइफ की। तो सबसे पहले बात करते हैं लीगल रेमिफिकेशन की। लीगल रेमिफिकेशन का मतलब है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज या फिर पनिशमेंट। वायलेटिंग द टर्म्स ऑफ यूज कैन लीड द सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप टर्म्स ऑफ यूज की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको कुछ सीरियस लीगल नताइज का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको क्या हो सकता है, यूजर कैन बी फाइन, यूजर को फाइन भी हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, सूट यानी कि आपको कानून में, अदालतों में भी घसीटा जा सकता है, कानून यानी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एंड बैन फ्रॉम द यूजिंग द सर्विस, आप जिस सर्विस का यूज कर रहे हो उससे आपको बैन भी किया जा सकता है। इसकी अगर हम सिंपल से एग्जांपल देखें तो जिस तरह से हमारी ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, अगर आप इन सिग्नल्स को ब्रेक करते हो, कानून को तोड़ते हो, तो क्या आपको फाइन नहीं होता, वार्डन वाले आपको रोक देते हैं, आपको 500,000 रुपए फाइन करते हैं, ठीक है। और या फिर आपके लाइसेंस को क्या कहते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कि भाई आपने जो है कानून को तोड़ा है, तो मान लो 1 साल तक आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इन सीरियस केस लीगल एक्शन कैन बी टेकन। मान लो आपने सिग्नल तोड़ के किसी को एक्सीडेंट कर दिया, किसी की बाय मिस्टेक गलती से जान चली गई, तो फिर आपको लीगल एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ, ठीक है। यानी आपको अदालतों में आपके ऊपर केस चलेगा।
एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो है एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस क्या है, जिसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गई, और भी काफी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर हम काम करते हैं। इसी तरह आपका फोटोशॉप हो गया। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये पेड है, यानी आपने अगर इनको यूज करना है तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ती है, तो फिर आपको लाइसेंस इशू होता है, फिर आप उस लाइसेंस की बेस के ऊपर इसका यूज करते हो, ठीक है। अगर आप इनका लाइसेंस नहीं लेते, आप बगैर किसी, मान लो आपने किसी तरह से इनको क्रैक कर लिया और आप इनका यूज कर रहे हो, तो जो कंपनी है यानी एमएस ऑफिस वाले या फिर फोटोशॉप वाले आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है कि भाई आपने साइबर सिक्योरिटी यानी हैकिंग का यूज करके हमारे सॉफ्टवेयर का यूज किया है। तो दोनों तरीकों से क्या होगा, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये क्या कहलाती है, लीगल रेमिफिकेशंस कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल राइट्स। टर्म्स ऑफ यूज में पर्सनल राइट्स में राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू विड्रॉन कंसेंट शामिल है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब मेरा जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और किस तरह से उसको यूज करना है उसका भी मुझे इन्फॉर्म किया जाए, मेरा हक है ये, ठीक है, कि भाई मुझे इन्फॉर्म किया जाए मैंने जो आपको डेटा दिया है उसको किस तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट टू विदड्रॉ कंसेंट, यानी कि अगर मैं चाहूं कि मेरे डेटा को आप डिलीट कर दो, आप ना रखो, तो आपने उसको डिलीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ऑनलाइन ई कॉमर्स की ऐप होती हैं, तो पाकिस्तान में बिल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का बिल मौजूद है, कि भाई आपने मान लो इनको अपना डेटा दिया, अपना एड्रेस दिया, अपना फोन नंबर दिया, ठीक है, अपना नेम वगैरह सब कुछ दिया, तो इनका काम है कि वो अपने डेटा, हमारे डेटा की हिफाजत करें, ठीक है। उसके बाद हमें बताएं, हमें यह हक है कि हम जान सकें इनसे कि भाई आप हमारे डेटा को किस तरह से यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहूं कि भाई मैंने आपकी शॉपिंग से अब कुछ नहीं खरीदना, तो मुझे ये हक होना चाहिए कि मैं अपने अकाउंट को अपनी इंफॉर्मेशन समेत क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पर्सनल राइट्स हैं, किसके अंदर, टर्म्स ऑफ यूज के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है एथिकल कंसिडरेशन। टर्म्स ऑफ यूज में एथिकल कंडीशन में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर यूजर होनी चाहिए। फेयरनेस मतलब कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिखा कुछ और हुआ है, आप उसके ऊपर अमल ना करो, तो ये तो बेईमानी हो गई ना। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए, जो भी है वो आपके सामने हो, ठीक है। और यूजर के जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। It is essential for companies to ensure that their terms are clear, straightforward and not overly complex और deceptive। यानी कंपनीज के लिए ये बुनियादी बात होनी चाहिए कि भाई जो उनकी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो क्या हो, क्लियर हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि भाई वो कम्प्लेक्स ना हो, ऐसा ना हो कि भाई उन चीजों को घुमा फिरा के लिखा गया हो। एंड नॉट ओवरली कम्प्लेक्स और डिसेप्टिव, ठीक है, कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। और डिसेप्टिव मतलब कि ऐसा ना हो कि भाई हम उनको पढ़ें तो हमें वो समझ ही ना आए, हमें वो उस समझ ना आने की वजह से हम किसी चीज से धोखा खा जाएं, ठीक है। तो डिसेप्टिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह से कोई आप ऑनलाइन कोर्स करते हो, तो जब ऑनलाइन कोर्स करते हो तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि भाई जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो हम आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ठीक है। और ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। जब अक्सर ऐसा होता है कि भाई बाद में वो क्या बोलते हैं कि भाई आप सर्टिफिकेट के चार्जेस अलग से दोगे, ठीक है। जब कोर्स स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हाफ आपने कर लिया है, बाद में क्या करते हैं कि भाई आप इस चीज के एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे। तो ये क्या, बेसिकली ये धोखा ही तो दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने पैसे लेके और कोर्स स्टार्ट कर दिया, जब हम दरमियान में पहुंच के ना तो हम छोड़ सकते हैं ना उसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करें, और पैसे मांग रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई आपने पहले तो डिफाइन नहीं किया गया कि भाई आपको सर्टिफिकेशन के पैसे देने पड़ेंगे, और जब हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया, कोर्स कंप्लीट हो गया, आप बाद में पैसे मांगने लग गए या कोई एडिशनल फी मांगने लग गए, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ये क्या कहलाती है, एथिकल कंसिडरेशन कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।